नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर। ये जंक्शन डायोड आखिर क्या होता है, क्या काम करता है, कहाँ यूज़ होता है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मैं ये मेरे हाथ में दिख रहा है, ये है डायोड। ये बहुत सारे छोटे-छोटे से डायोड हैं, मैं आपको और पास से दिखा दे रहा हूँ। इन डायोड में एक तरफ से हमें एक सिल्वर सी लाइन दिख रही है, दूसरी तरफ से थोड़े से ब्लैक हैं। तो ये डायोड, इस लाइन से ही हम पता कर लेते हैं कि डायोड किस डायरेक्शन में हमें लगाना है। तो डायोड आखिर कैसे काम करता है, आइए थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक बैटरी ली है जो 3.8 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है, और एक छोटा सा बल्ब है जो इस बैटरी की हेल्प से हम जला सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बल्ब की एक तरफ एक डायोड लगा दिया है। अब ये डायोड क्या कर रहा है, देखिए मैं बल्ब को जला के आपको दिखाता हूँ। एक तरफ से मैंने बल्ब को जलाया, ये बल्ब जल रहा है। अब मैं इस बल्ब को ऐसे पलट देता हूँ और दूसरी तरफ से जलाऊँगा। ये देखिए, दूसरी तरफ से ये बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको पलट के लगा दूँ तो ये बल्ब फिर से जलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इस तरह से एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका मतलब ये डायोड एक तरफ से तो करंट को अलाउ कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से करंट को ब्लॉक कर दे रहा है। तो डायोड यहाँ क्या कर रहा है, एक स्विच की तरह काम कर रहा है। मतलब डायोड एक ऐसा स्विच है जो एक तरफ से करंट को पास करता है और दूसरी तरफ से करंट को ब्लॉक कर देता है। तो आखिर कैसे एक छोटा सा डायोड इस तरह का काम कर पा रहा है जो एक तरफ से तो करंट को रोक दे रहा है और दूसरी तरफ से करंट को अलाउ कर रहा है? इसका कारण है डायोड का मटेरियल, और वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल से न केवल डायोड बना होता है, बल्कि और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रांजिस्टर, आईसी और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बने होते हैं। मतलब हमारे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनी हुई हैं। इनके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं वो सब सेमीकंडक्टर के ही हैं। तो सेमीकंडक्टर की आखिर ऐसी क्या खासियत है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो इतना काम आते हैं? तो डायोड समझने के पहले हमें थोड़ा-सा सेमीकंडक्टर के बारे में भी समझना होगा। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊँ तो पीरियोडिक टेबल में 4th ए ग्रुप के एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ये सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर की खासियत होती है कि इनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये अपने नेबर्स के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से ये आपस में जुड़े होते हैं। तो हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। मेटल के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है मेटल्स के केस में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थोड़ी एनर्जी मिलने पर ये अपना ऑर्बिट छोड़कर बाहर आ जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। लेकिन कार्बन के केस में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। अब अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ हमें एक चीज़ और पढ़नी होगी, वो है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कह सकते हैं होल। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर आता है तो वो फ्री हो जाता है और उस जगह पर एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं होल। होल फिजिकली तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका बिहेवियर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह ही होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है, वैसे होल पीछे पीछे मूव करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए किसी जगह पर एक होल है, उस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल क्रिएट हो जाएगा। इसकी जगह अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी जगह एक होल क्रिएट हो जाएगा। अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है तो होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को बैटरी से जोड़ दें तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है बैटरी की पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, वहीं होल्स इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करना शुरू होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन से करंट पास हो रहा होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन करंट, और होल से जो करंट पास हो रहा होगा उसे हम कहेंगे होल करंट। तो टोटल करंट जो होता है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट का सम होता है। इंट्रिंसिक शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी सेमीकंडक्टर में मैंने किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो ये कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम इसे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के टर्म्स में पढ़ें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कोई ऐसी इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन उछल के चले जाते हैं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को शो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो है तब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है। लो एनर्जी का मतलब अगर वो अपने ऑर्बिट से बंधा हुआ है, लेकिन अगर वो अपने ऑर्बिट से फ्री हो गया है और उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, तब हम ये कहेंगे कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे पहुंच गया है। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, सबसे पहले के जो 2 डायग्राम हैं वो मेटल्स के हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ही पार्शियली फिल्ड हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो फ्री हैं, और दूसरे केस में जो कि शो कर रहा है
कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ गुड कंडक्टर। अगर बहुत अच्छा कंडक्टर है तो यहाँ पर दोनों बैंड ओवरलैपिंग होते हैं। यहाँ कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से भी नीचे है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर फ्री हैं। लेकिन अगर वहीं हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है, मतलब उससे कम रहेगा। और कंडक्शन बैंड में काफ़ी सारे कम इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है। वहीं अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो यहाँ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो और भी ज़्यादा हो जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं यहाँ हर बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी मिल जाती है और इसी थर्मल एनर्जी की वजह से ये एनर्जाइज होकर अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम में हम देखेंगे 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास किसी भी तरह की एनर्जी नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि किसी सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जो कि साफ साफ दिख रहे हैं, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली है और वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या 0 डिग्री के पर एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो मेटल के अगेंस्ट सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल की जगह में भी चले जाएंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट आने पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होने लगते हैं। या फिर हम ये कहें कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी फिक्स रहती है, बार बार चेंज नहीं होती। और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल अवेलेबल होंगे। मतलब Ne = NH। Ne = NH को हम लोग Ni भी कह सकते हैं और इसी को कहते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बना सकते हैं, उसे जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे हम कहते हैं डोपिंग। जैसे किसी एथलीट को हम अगर कोई डोपिंग इस तरह की दवा दे दें और उसकी एनर्जी बढ़ जाए तो वो प्रोसेस डोपिंग कहलाती है। वैसे ही सेमीकंडक्टर में भी अगर हम कुछ इम्प्योरिटी मिला दें और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी चेंज हो जाए तब हम कहेंगे कि हमने सेमीकंडक्टर की डोपिंग कर दी। तो यहाँ पर डोपिंग करते हैं हम दो तरह के अलग अलग एटम्स मिला के। एक तरह का एटम्स होता है ट्राईवैलेंट एटम और दूसरी तरह का एटम होता है पेंटावैलेंट एटम। अगर हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे कार्बन, जर्मेनियम या सिलिकॉन में बहुत स्मॉल अमाउंट में ट्राईवैलेंट टाइप के एटम मिला दें तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे कार्बन, जर्मेनियम या सिलिकॉन में पेंटावैलेंट टाइप के जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस को स्मॉल अमाउंट में मिला दें तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। सबसे पहले समझते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। सपोज कीजिए यहाँ पर कई सारे सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम्स हैं। ये एटम्स अपने नेबर के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इसमें स्मॉल अमाउंट में हमने ट्राईवैलेंट टाइप के एटम को मिक्स कर दिया, क्योंकि ट्राईवैलेंट एटम स्मॉल अमाउंट में है, इसीलिए ये जहाँ जहाँ भी पहुँचते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन के एटम इसे चारों ओर से घेर लेते हैं। इस तरह से ट्राईवैलेंट एटम या डोपेंट एटम अपने आसपास के 3 कार्बन से 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, लेकिन अभी भी डोपेंट एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाने की वजह से डोपेंट एटम एक आयन की तरह काम करता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए डोपेंट एटम एक नेगेटिव आयन की तरह यहाँ पर काम करेगा। अगर हम किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक पेपर पर रिप्रेजेंट करें तो हम क्या बनाएंगे, हम शो करेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है और उतने ही नंबर में नेगेटिव आयन्स हैं, लेकिन ये संख्या मिलाए गए डोपेंट एटम से कुछ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं। इस प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से हमेशा ज़्यादा रहती है। यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर एक इक्वेशन को फॉलो करता है, वो होती है Ne × NH = Ni²। Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH मतलब नंबर ऑफ होल, Ni का मतलब हुआ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, मतलब जिस सेमीकंडक्टर में हमने इम्प्योरिटी मिलाई है उसकी कंसंट्रेशन, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स।
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो हम डोपेंट एटम गिराते हैं, हर डोपेंट एटम एक एक होल क्रिएट करता है। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कोई एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जिसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ एटम जो कि रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही जनरेट हो गए थे, उनकी संख्या 10-10 थी। तब Ni² इक्वल टू 100। अब अगर हमने इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी पी टाइप एटम की, तो इस इम्प्योरिटी को मिलाने के बाद जो नंबर ऑफ होल्स हो गए हैं वो हो गए हैं 20। तब हमें बताना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम आसानी से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 होंगे। अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। जब भी किसी प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में हम स्मॉल अमाउंट में पेंटावैलेंट टाइप की इम्प्योरिटी जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस को मिला दें, तो जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा वो कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर हमने पेंटावैलेंट एटम की को स्मॉल अमाउंट में मिलाया है, इस वजह से जहाँ जहाँ ये डोपेंट एटम गिरते हैं ये चारों ओर से सिलिकॉन या जर्मेनियम से घिर जाते हैं। पेंटावैलेंट एटम के 4 इलेक्ट्रॉन अपने नेबर्स के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन हर पेंटावैलेंट एटम या डोपेंट एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ हर डोपेंट एटम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होने के कारण डोपेंट एटम एक आयन की तरह काम करता है और ये आयन का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अगर हम किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करें तो हमें बनाने होंगे कुछ एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ डोपेंट पॉजिटिव आयंस। ये डोपेंट पॉजिटिव आयन मिलाए गए डोपेंट एटम से या इम्प्योरिटी एटम से कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर अपने आप से क्रिएट हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ होल बहुत कम रहते हैं। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। इसके अपोजिट एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन की या डायोड की। तो जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम ज्वाइंट कर दें किसी टेक्निकल प्रोसेस से, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इसके कई मेथड हो सकते हैं, तो किसी भी प्रोसेस से अगर हम इसको ज्वाइंट कर दें तो ज्वाइंट करने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे पीएन जंक्शन। अब जैसे ही हमने जंक्शन बना दिया, कुछ प्रोसेसेस जंक्शन में अपने आप होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो प्रोसेस क्या होंगी? एक तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, मतलब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल्स, इनका फ्लो एक दूसरे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है? वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो अलग अलग एक्वेरियम है और दोनों में अलग अलग टाइप की मछली हैं। दोनों को हमने पास पास लाके चिपका दिया और उनके बीच के कांच को हटा दिया, तो होगा क्या? एक एक्वेरियम से मछलियाँ दूसरे एक्वेरियम में अपने आप जाना शुरू कर देंगी, क्योंकि एक तरफ मछलियों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है, तो दोनों तरफ की जो मछलियाँ हैं वो एक दूसरे की तरफ अपने आप जाना शुरू कर देंगी। ठीक वैसे ही मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होना भी स्टार्ट हो जाता है। इस कैरियर के फ्लो होने की वजह से कुछ करंट प्रोड्यूस होता है। इस करंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। और जो डिफ्यूजन करंट होता है वो होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट के सम के बराबर होता है। हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, इसीलिए यहाँ पर जो हम डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन लेंगे वो होल्स की डायरेक्शन में ही लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ओर मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होना शुरू हो जा रहा है। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी की ओर चले गए, पी टाइप से होल्स एन की ओर जाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये तो चले जा रहे हैं, ये अपने डोपेंट एटम या जो आयन बन गए थे उनको छोड़ते जा रहे हैं। ये आयन्स एक इमोबाइल आयन होते हैं जो कि जंक्शन पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं। ये आयन्स क्या करते हैं? जैसे जैसे ये कलेक्ट होना शुरू कर देते हैं, मतलब जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट बढ़ रहा है, इन आयन की संख्या भी बढ़ रही है और ये जंक्शन पे कलेक्ट हो जा रहे हैं। जैसे जैसे ये कलेक्ट हो जाते हैं वैसे वैसे ये डिफ्यूजन करंट को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये डिफ्यूजन करंट के लिए एक वॉल का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके सामने एक नेगेटिव चार्ज की वॉल खड़ी हुई है। पी टाइप से जो होल आ रहे हैं उसके सामने भी एक पॉजिटिव चार्ज की वॉल खड़ी हुई है। ये चार्ज की बॉल एक बैरियर का काम करती है मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए, इसलिए इस रीजन को हम लोग एक पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, या फिर इसी का एक दूसरा नाम होता है फ्री स्पेस चार्ज रीजन। ना केवल ये डिफ्यूजन करंट को रोकने का काम करती है, बल्कि ये एक नए तरह के करंट को भी प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट।
क्योंकि बीच में चार्ज क्रिएट हो जाने की वजह से, इस फ्री स्पेस चार्ज की वजह से एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है। इस पोटेंशियल की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है कि ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स अपने अपोजिट रीजन में पहुंच के माइनॉरिटी कैरियर्स बन गए थे, ये माइनॉरिटी कैरियर्स फिर से स्वैप्ट होके या फिर से ड्रिफ्ट होके अपने मेजॉरिटी रीजन में पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन पी में पहुंच गया था, ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट होके एन में जाना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ने लगता है, और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने एक जंक्शन फॉर्म कर दिया और किसी भी तरह की बैटरी अप्लाई नहीं की, तब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट एक दूसरे के बराबर हो जाता है और ओवरऑल करंट डायोड में ज़ीरो रहता है। अब हमें पढ़ना है डायोड की बायसिंग। बायसिंग का मतलब डायोड को फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कनेक्ट करना। जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तब हम कहते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है, और जब डायोड करंट को ब्लॉक कर रहा है तब हम कहेंगे कि डायोड रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में पी को बैटरी के प्लस से और एन को बैटरी के नेगेटिव से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शन जंक्शन पर कलेक्ट हुए आयन के पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शन के अपोजिट है। इस वजह से यहाँ जो जंक्शन की लेयर है या फ्री स्पेस चार्ज की जो लेयर है, इसकी थिकनेस कम हो जाती है। इसकी थिकनेस कम हो जाने की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो बढ़ जाता है और डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। या फिर हम इसे दूसरे वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं कि इस पूरे डायोड के अंदर एक ऐसा रीजन है जहाँ पर रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, वो है जंक्शन का। क्योंकि जंक्शन पर चार्ज कैरियर्स नहीं है, केवल आयन्स हैं। चार्ज कैरियर्स की एब्सेंस की वजह से जंक्शन का रेजिस्टेंस हाई होता है और वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम जंक्शन पे ही हो जाता है। बैटरी की और जंक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो जंक्शन की लेयर है उसकी थिकनेस कम हो जाती है। थिकनेस कम हो जाएगी तो मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो बढ़ जाएगा। इस तरह से डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में हम बैटरी को अपोजिट करेक्ट करते हैं, मतलब पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव से। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो बैटरी की डायरेक्शन है और जंक्शन पर एक्यूमुलेटेड आयन की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव की साइड नेगेटिव और पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव। इस वजह से जो जंक्शन की जो लेयर है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो रुक जाता है। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो जंक्शन पर ही हो रहा है करंट फ्लो होने के बाद, और क्योंकि यहाँ पर बैटरी की डायरेक्शन और जंक्शन की लेयर की डायरेक्शन सेम है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से जंक्शन के लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस बढ़ जाएगी तो मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो रुक जाएगा। इस प्रकार डायोड रिवर्स बायस में मेजॉरिटी कैरियर के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। तो जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो माइनॉरिटी कैरियर से हो रहा है, और ये करंट बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर में फ्लो होता है, ना के बराबर होता है। जैसा कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं, जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जैसे 0.7 या 0.3 के बाद वोल्टेज बढ़ने पर करंट अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। रिवर्स बायस में हम देख रहे हैं कि हम कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाएं, करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा है और बहुत कम हो रहा है माइक्रो एम्पियर में। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट का फ्लो अचानक से बढ़ जा रहा है। ये जो वोल्टेज होता है इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब इस वोल्टेज पर जो डायोड है वो डैमेज हो गया है, और डैमेज हो जाने की वजह से वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करना स्टार्ट कर रहा है। इसी वजह से डायोड में जो करंट का फ्लो है वो रिवर्स डायरेक्शन में हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ हमने पढ़ा डायोड के बारे में, डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में किस तरह काम करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ डायोड पर बेस्ड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।